मैं ना बड़ा तंग आ गया था इस शहर से, इतना बर्डन हो गया था पैसों का, सबसे मैं उधार मांग चुका था, शर्म आने लग गई थी लोगों से बोलने में। 4 बॉडीगार्ड्स आए, उस दिन मेरी आंखों से आंसू बहे। 4 बजे की बात है, कनाडा से मेरा एक मैसेज आया मेरे पास, आप लिखोगे मेरे लिए। रात भर में मैंने सारे स्क्रैचेस लिख दिए उसके। 7 बजे सोया, उसको भेज के सोया। सुबह उठा वो तो कहता भाई यार सारे रॉकिंग है, अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, आप मुझे आईडी दे दो, उधर से उठा लो। मुझे लेना भी नहीं आता था पैसे, मैं जानता नहीं था कि वेस्टर्न यूनियन होता क्या है। उस दिन सुबह गया, 2 घंटे तक मैं उधर बैठ के जब पैसे लेके घर आया ना, उस दिन मुझे अपने टाइम की वैल्यू पता चली। स्ट्रगल भूल गया मैं। मेरे को सड़क पे ऐसे बरसते हुए पैसे दिख रहे हैं कि नोट बरस रहे हैं शहर में, पकड़ने वाला नहीं है कोई। जो 8 महीने में मैंने यहाँ पे 1 रुपया नहीं कमाया, और मैंने 2 घंटे में मैंने इतना रुपया कमा लिया जो मैंने 8 महीने में नहीं कमाया। मैं कभी नहीं चाहता कि इस गाने से मेरा करियर शुरू हो। अभी भी मैं उस बात को याद करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यार क्यों। गाना आए कुछ दिन हुए थे, एक लड़के ने फेसबुक की पोस्ट पे लिखा फिर मुलाकात होगी कभी, एंड सुसाइड कर लिया। मेरे को उस दिन ऐसा लगा कि यार मैंने एक बंदा मार दिया। अगर आप लिफ्ट में नोरा फतेही के साथ फंस जाओ, मैं डांस करना चाहूंगा। जब पेमेंट टाइम पे ना आए, पहली बात तो मेरा पेमेंट कभी टाइम पे आता नहीं है। अगर आपको कोई फिल्म में एक्टिंग करने का मौका दे, तो मैं मौका गंवाना चाहूंगा। जब प्रोड्यूसर्स कहें कि हमारा बजट कम है, बजट कम है तो मैं कर लेता हूँ, क्योंकि छोटे कामों से घर चलता है, बड़े कामों से नाम है। तेरे यार बथेरे मेरे भी कम नहीं, मेरे जैसे तो मिलेंगे मिलेंगे हम नहीं। हाय, आप देख रहे हैं इंडिया का नंबर 1 म्यूजिक एंड यूथ चैनल मस्ती। बंदे का नाम अभिनंदन सिंह, आपके फेवरेट शो सितारे मस्ती में। और आज हमारे साथ वो सितारे हैं जो बड़ी बड़ी फिल्मों के बड़े बड़े सुपरहिट गानों में अपनी कलम के साथ बहुत कुछ कह जाते हैं। वो हैं हमारे साथ जो हमारी हंसी का कारण बन जाते हैं और हंसते हंसते हमें कई बार रुला जाते हैं। वेल, अच्छे गाने लिखना है इनका कर्मा। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम कुणाल वर्मा। यार ये बहुत अच्छा इंट्रो दिया तुमने। इंटरेस्टिंग था। Thank you, my brother, and such a pleasure to have Kunal Verma, one of my personal favorite lyricist, जो अभी सिंगर भी बन चुके हैं, कंपोजर भी हैं, और पीछे बिहाइंड द कैमरा बहुत कुछ करते हैं, मगर अपने आप को इन्होंने इंट्रोड्यूस ऐसे किया है। सो क्योंकि कुणाल आप इतना अच्छा लिखते हैं तो हमने कहा आपके लिए भी कुछ लिखना बनता है। तो वही बोला मैं कि आपने जिस तरह से इंट्रोड्यूस किया, मैंने कहा ये तो मेरा ही अंदाज है। किसी ने मुझे मेरी तरह इंट्रोड्यूस करा है। I'm glad. Thank you so much. थोड़ा बहुत स्कोप हमारा भी है लिखने का। So well, सबसे पहली बात तो congratulations। मतलब थैंक यू यार। lyricist आप already successful हैं। You've given so many super hits. One of my favorites, हाँ हंसी बन गए, और उसके बाद तमाम सुपर हिट जैसे कि तुम ही आना। अब आपने खुद की आवाज में जो गाना लिखा, कंपोज किया है, दैट्स आल्सो काइंड ऑफ सुपर हिट नाउ, और धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, मिलेंगे हम नहीं। मुझे अभी भी लगता है कि यार ये गाना इतना क्यों चल गया, मतलब 20 हर मिलियन जगह ट्रेंडिंग पे गाना यार। 1 महीना पूरा ट्रेंडिंग पे ही था ये, और अभी हर जगह से वीडियोज आ रहे हैं मेरे पास में। कोई कहीं से वीडियो भेजा है, कोई कह रहा है दुर्गा माता के पंडाल में गाना चल। क्या बात है। आई एम थैंकफुल कि यार ग्रेटफुल कि लोगों को गाना पसंद आया, और कलम के साथ साथ आवाज़ भी पसंद आई। क्या बात है। इनफैक्ट मैं और कुणाल बिफोर दिस शो हम जैमिंग कर रहे थे, और मैंने कुणाल की आवाज़ में द एपिक सॉन्ग, द कल्ट सॉन्ग हंसी सुना, तो देन आई फेल्ट, ऑफ कोर्स अमी मिश्रा ने बहुत अच्छा गाया है, बट कुणाल वो गाना आप भी गा सकते थे, बिकॉज आप भी माशाल्लाह बहुत अच्छा गाते हैं। तो कभी आपको भट्ट साहब ने ऑफर दिया था कि यार कुणाल एक बार तू ट्राई कर? नहीं यार, तब तक मैं इतना अच्छा नहीं गाता था, और मैं अभी भी बहुत अच्छा नहीं गाता, बट हाँ जितना मैं आज गाया हूँ उसमें भी मुझे बहुत टाइम लगा है। मतलब वो टाइम से लेके आज तक पता नहीं कितने कंपोजर्स के साथ रहा हूँ, कितने गाने डब किए हैं, कितने गाने कंपोज किए हैं, लिखे हैं। तो एक वो जर्नी होती है ना, वो थोड़ा सा आपको डेवलप करती जाती है। वो कॉन्फिडेंस भी अब जाके है कि हाँ यार मैं गा सकता हूँ। सो वेल, मिलेनियल्स जानते हैं इनको, बट जेनजीज शायद नहीं जानते, मगर इनके गाने सब जानते हैं। तो मुझे लगता है कि जर्नी की बात की है तो आज बहुत सारी बातें होंगी। शुरुआत करते हैं आपकी जर्नी से, बिकॉज एस्टैब्लिशिंग योरसेल्फ एट द एज ऑफ 33, एक गाना आता है हंसी, जो सबके चेहरे की हंसी का कारण बन जाता है, और कुछ के आंसुओं का भी। उसकी शुरुआत कैसे हुई थी कुणाल? एंड पहला ही गाना सुपर डुपर हिट, और आज भी मतलब व्यूज उसके बढ़ते जा रहे हैं, और पीपल स्टिल लव दैट सॉन्ग, दैट गिव्स यू गूज बम्स। तो कैसे शुरुआत की थी आपने उस गाने की? कैसे वो आपको गाना मिला था? और मेरी जो राइटिंग की शुरुआत रही है ना, मैं हमेशा मुश्किल ज़्यादा लिखता था शब्द,
और गज़लें ये सब, क्योंकि जिन राइटर्स को पढ़ता था वैसा ही बनना चाहता था। तो ये सॉन्ग राइटिंग का मेरा इतना था नहीं कभी कि यार मैं किसी दिन गाने लिखूंगा। तो उन दिनों मैंने शुरू ही किया था कि यार गाने कैसे लिखते हैं, चलो देखते हैं। तो ये जो लाइंस थी, ये तब की बात है जब मैं डायरी में लिखा करता था। तो मैंने डायरी में ऐसे लिखा था कि हाँ हंसी बन गए, हाँ नमी बन गए, तुम मेरे आसमां मेरी ज़मीं बन गए। और अम्मी और मैं फ़ोन पे उस टाइम बातें करते थे, क्योंकि हम ऑर्कुट से एक दूसरे को जानते थे। तो वहाँ से हमारी दोस्ती थी। तो हम कुछ ना कुछ, वो मुझे बोलता था भाई कुछ ऐसा लिखो, कुछ ऐसा करते हैं। तो उस दिन अम्मी ने बोला कि भाई कुछ रोमांटिक पड़ा है क्या अपने पास, या कुछ गाना मेरे को बनाना है, मेरे को कुछ आ रहा है अच्छा सा। तो मैंने उसको बोला यार अभी कुछ मैंने लिखा है, ये देख कैसा लगता है। तो मैंने उसको वो फ़ोटो भेजी खींच के, वो पन्ने की। तो वो बोला कि यार ये तो बहुत मतलब बच्चों जैसा है। मैंने कहा हाँ यार मुझे भी लगता है बच्चों जैसा है, क्योंकि कॉन्फिडेंट तो मैं भी नहीं हूँ, बट अभी के लिए यही है मेरे पास। कॉलेज में लिखा था? नहीं कॉलेज में नहीं था, मैं निकल गया था कॉलेज से। ये तो जब मैं जॉब करता था तब की बात है। तो फिर बोला ठीक है मैं कुछ बनाता हूँ इस पर। एंड उसने जब बनाया गाना तो हमको लगा कि यार बहुत अच्छा गाना है, बट इतना अच्छा है वो नहीं पता था। ये तो रिलीज़ की 1 साल बाद समझ में आया कि गाना वाकई में कितना बड़ा था वो। 10 साल के बाद भी लोगों को समझ आ रहा है। आई थिंक भाई आज भी वो गाना ऐसा लगता है कल रिलीज़ हुआ हुआ। इतना उसका साउंड इतना नया है, इतनी अच्छी कॉम्पोजिशन बनाई उसने, कमाल। मैं जब भी गाना आता है मैं अवॉइड करता हूँ उसको सुनना, बिकॉज जब मैं वो गाना सुन लूँ ना तो या तो गूज़बम्स आ जाते हैं या आंखों से आंसू। सो आई थिंक दैट्स अ मैजिक विच यू हैव स्प्रेड। बट आई नो वन थिंग जो बहुत लोगों को नहीं पता है, एक सुपर हिट गाना देने के बाद कुणाल वर्मा, यू नो वन ऑफ द फाइनेस्ट लिरिसिस्ट, ही वाज गोइंग बैक फ्रॉम बॉम्बे सामान बांध के। मगर ऐसी कुणाल क्या चीज़ थी, जब मैं बात कर रहा हूँ हैविंग अ गूज़बम्प, ऐसी क्या चीज़ थी जिसने आपको रोक लिया? बिकॉज उस टाइम पे अगर कुणाल वर्मा वापस जयपुर चले जाते तो आई थिंक आज हमें इतना बेहतरीन लिरिसिस्ट नहीं मिलता। व्हाट स्टॉप्ड यू? यार मैं ना बड़ा तंग आ गया था इस शहर से, क्योंकि मेरे इतना बर्डन हो गया था पैसों का, सबसे मैं उधार मांग चुका था। और मुझे शर्म आने लग गई थी लोगों से बोलने में। मेरे दोस्तों को भी बोलना मतलब मुझे लगता था कि यार मैं क्यों बोल रहा हूँ। 2016 में? 16 की बात है, 16 एंड की बात है ये, मेरे सब सितंबर के आसपास की मिड की बात है, सितंबर अक्टूबर। तो तब मैं प्रीतम दादा के यहाँ पे काम करता था, तो मैंने छोड़ दिया प्रीतम दादा के यहाँ से भी। और कोई किसी कंपोजर के पास था, मैं वहाँ से बस आया था, रोड पे चल रहा था। तो ये बैक रोड पे स्प्राउट्स की प्लेट्स वगैरह मिलती है ना, तो खाना नहीं खाया था सुबह से क्योंकि काम में था, तो याद भी नहीं रहा, दिमाग में बहुत कुछ चलता था उस टाइम पे। तो सोचा कि यार कुछ खा लेते हैं। और बड़ा नाराज़गी सी थी मेरी उससे, क्योंकि मेरा उससे ऐसा लगता है कि हमारी एक कनेक्शन हमारा, क्योंकि मैंने कभी मांगा नहीं उससे कुछ। ये बहुत दिल की बात बोली है आपने। हाँ, कि मैं आज भी नहीं मांगता हूँ कुछ भी। मुझे लगता है मेरे हाथ में होगा मैं ले लूँगा तेरे से। हाथ फैलाए नहीं कभी, जो चाहिएगा वो लड़के ले लूँगा मैं, मेरे को ऐसा था। बट मैं उस दिन हार गया यार। मुझे लगा कि यार सब कुछ कर लिया मैंने, मतलब एक होता है ना कि एज आ गई है अब की, बस अब इसके आगे तो या तो मैं गिर जाऊँगा या वापस चला जाता हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली सफ़र हो रही है, मेरा कुछ नहीं हो रहा है, पापा हार्ट पेशेंट हैं, मैं करूँगा क्या। तो मैं ऐसे ही, जब वो मैंने प्लेट ऑर्डर करी और मैं बैठा था वो जहाँ बैठते हैं ना, 4 बॉडीगार्ड्स आए। वो किसी के बॉडीगार्ड, मतलब बॉडीगार्ड सिक्योरिटी गार्ड्स थे, वो प्रॉपर ड्रेसअप और बहुत हट्टे कट्टे थे, वो अच्छे पढ़े लिखे थे। वो आएगी भैया यार एक स्प्राउट सैलेड लगाना, एक प्लेट देना, ऐसे वो चारों ने कुछ ऑर्डर किया। और मैं उनको देख रहा हूँ, मैंने यार हमसे अच्छी लाइफ तो इनकी है। एटीट्यूड देखो, इनकी स्माइल देखो वो चेहरे पे, अच्छा कमाते होंगे, जिस तरह का ड्रेसअप है। मैंने कहा ठीक है बॉम्बे है यार। तो मैं ऐसी बात करा यार, अब इधर मैं नहीं हारता, इधर तू हारता है, क्योंकि मैं ये नहीं मान सकता कि मैंने कोई कमी छोड़ी अपनी लाइफ। मैंने सब कुछ कर लिया। मैं कह यार मैं कब से भाग रहा हूँ, मैं 2004 से भागे जा रहा हूँ, अब तो कम से कम कुछ होना चाहिए ना। ऐसा है नहीं कि मैं मेहनत नहीं करता, मेरा चल रहा था ऐसे ही। तो वो एक गार्ड ने गाना शुरू किया, हाँ हंसी बन गए, हाँ नमी बन गए, एंड उसके साथ वो तीनों भी गाने लग गए। मुझे उस दिन ये फील हुआ कि ये उसने भेजा है मुझे, ये कि बेटा तूने ये किया, तो तू ऐसा तो नहीं जा सकता, तो कुछ तो बड़ा लेके आया है। Goosebumps. एंड यू वॉन्ट बिलीव ब्रो, मैं उस दिन जब, मतलब जैसे आप बोलो ना कि गाना सुनते तो आंसू आते, उस दिन मेरी आंखों में आंसू बहे। मैं पैदल चल रहा हूँ, शाम का टाइम है, सिटी लाइट्स मुझे दिख रही हैं, दिमाग में ऐसे काफ़ी सारे सवाल दिख रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें दिख रही हैं,
स्ट्रगल भूल गया मैं। मेरे को सड़क पे ऐसे बरसते हुए पैसे दिख रहे हैं कि नोट बरस रहे शहर में, पकड़ने वाला नहीं है कोई। मैं कहा नहीं यार, मुझे ऐसा लगता है कि उसका साइन ये है कि बेटा तू मेहनत कर रहा है, तू गलत जगह मेहनत कर रहा है, कुछ ना कुछ तेरी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है। एंड उस दिन के बाद मैंने जितने डिसीजन लिए ना, उस दिन से मेरी ज़िंदगी बदली। आप मानोगे नहीं, अगले दिन मैंने डिसीजन लिया कि मेरे को जिस जगह मैं रहता हूँ मैं वहाँ नहीं रहूँगा। मैं भले ही किसी शेयरिंग के फ्लैट में चला जाऊँगा, बट ये जगह अच्छी नहीं है, यहाँ मुझे जाना पसंद नहीं है। तो मैंने शेयरिंग पे घर लिया। वहाँ एक छोटी सी बालकनी थी पीछे, और रात भर बैठा था मैं वहाँ पे। मेरे को उगता हुआ सूरज देखने का बड़ा शौक था, वो पता नहीं क्यों था, पर था। रात को भाई 4 बजे की बात है, कनाडा से मेरा एक मेरे पास मैसेज आया मेरे पास। कहता है ब्रो आई नीड फ्यू सॉन्ग्स, आप लिखोगे मेरे लिए? तो मैंने बोला भाई मैं स्क्रैच नहीं लिखता, स्क्रैच के मैं इतने पैसे लेता हूँ। कहते हैं भाई थोड़ा अर्जेंट है, आप लिख दो, सुबह पैसे पहुँचा दूंगा। मैंने बोला ठीक, मैं लिख के दे दूंगा। उसको लगा कि 2-3 दिन लगाएगा, मैं तो फ्री बैठा था, मैं तो कभी पैसा भी नहीं कमाया भाई उधर। तो मैं रात भर में मैंने सारे स्क्रैचेस लिख दिए उसके। सुबह 7 बजे सोया, उसको भेज के सोया। सुबह उठा वो तो कहता भाई यार सारे रॉकिंग है, अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। आपको है ना वेस्टर्न यूनियन का मैं वो, आप मुझे आईडी दे दो, उधर से उठा लो। मुझे लेना भी नहीं आता था पैसे, मैं जानता नहीं था कि वेस्टर्न यूनियन होता क्या है। तो जब उस दिन सुबह गया 2 घंटे तक मैं उधर बैठ के जब पैसे लेके घर आया ना, उस दिन मुझे अपने टाइम की वैल्यू पता चली कि मेरे जो 8 महीने में मैंने यहाँ पे 1 रुपया नहीं कमाया, और मैंने 2 घंटे में मैंने इतना रुपया कमा लिया जो मैंने 8 महीने में नहीं कमाया। ये मेरी कहानी है। अब मैं यहाँ से शुरू करता हूँ कि मुझे क्या करना है, एंड आप बाकी फिर आपको पता है कि क्या। अमेजिंग। जो आपने बात कही ना बीच में कि मेरा ऊपर वाले के साथ चलता रहता है, उसका हमेशा चलता है, वो आज भी चलता है हमेशा। मैं तो शुक्रगुजार हूँ, बट वो जो रिश्ता है वो वैसा ही है आज भी। क्या बात है यार। और आई थिंक इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी, एंड यू नो मुझे लगता है कि आज जिस बैक रोड से आप गुजरते थे पहले पैदल 11 नंबर टैक्सी से, आज उस गाड़ी से गुजरते हैं, तो जब लोग आपको वहाँ पे देखते हैं, वो पहचानते हैं, तो व्हाट्स देयर रिएक्शन समटाइम? ये कार कभी मेरा सपना था ही नहीं भाई। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ, मैंने कभी किसी इंटरव्यू में बोली नहीं ये बात। एक लेबल था, नाम नहीं लूँगा, उसका A&R ने मुझे बोला भाई गाना लिखोगे हमारे लिए फ़ोन पे। पहले तो उसने बोला कि यार आपका गाना सुना मैंने, और आपने वो गाना वेस्ट कर दिया, क्योंकि आपने किसी उस लेवल से क्यों निकाला, 500 मिलियन का गाना था। मैंने कहा वेस्ट कहाँ हुआ भाई, तुम्हारा फ़ोन आ गया, वो वेस्ट तो हुआ नहीं। वो हंसने लग गया, कहता है कि बहुत बड़ी बात बोली। कहता है कि अब हमारे लिए गाना लिखोगे? मैंने कहा भाई कितना पैसा दोगे? कि ये बात तो आप ऑफिस में भी आके कर सकते हो। मैं चला गया ऑफिस, तो बैठे थे, तो उससे मैंने पूछा भाई आप बताओ क्या प्राइस आप दोगे? तो ही सेड कि इतना। मैंने कहा नहीं भाई इतना नहीं, मैं इतना लूँगा। उसने मुझे एक फ़नी बात बोली, कहते यार भाई इतना तो वो लेते हैं यार, वो तो 5 सीरीज़ में घूमते हैं। एंड दैट डे मैं उसको, मेरा जो मतलब होता है ना कि यार ये क्या बात कर दी आप, कार को आप काम को कार से कंपेयर कर रहे हो। उससे पहले मैंने लाइफ में कभी नहीं सोचा कि मेरे को लग्जरी कार लेनी है कुछ नहीं। और आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे पास में इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं एक महंगी कार अफोर्ड कर लूँ। मैं उसको कुछ बोला नहीं उस दिन। मैं वहाँ से हंस खेल के बात करके आ गया, बाहर गया, दोस्त को फ़ोन किया। मैं कहा भाई कौन सी गाड़ी है जो 5 सीरीज़ के आसपास आती है? मुझे इतना नॉलेज है नहीं, बट मुझे इतना पता है कि 5 सीरीज़ मुझे दिखने में अच्छी नहीं लगती, लेनी भी है हमें। कहते भाई यार GT देखो ना आप कैसी है। मैंने GT देखा, मैंने कहा भाई यही चाहिए मेरे को। उससे पूछा इतने की आएगी, ऐसा था करके 15 दिन बाद गाड़ी आ गई घर पे। और कैसे आई मुझे भी नहीं पता। आप मानोगे नहीं, गाड़ी जब आई थी 50,000 रुपये जेब में दिखा ली, जब गाड़ी आ गई थी उसके बाद मेरे पास। क्या बात कर, मैंने ये भी नहीं सोचा कि मेरा कल क्या होगा, मेरे को अगले महीने रेंट देना है। मैं गया गाड़ी लेके और फ़ोन किया, मैंने कहा भाई नीचे आना एक बार। क्या हुआ? मैंने कहा थोड़ा बात करनी है। कि हाँ बोलो ना। मैंने कहा गाड़ी देखो। किसकी है? मैं कहा मेरी है। फिर भाई तुम थोड़े से पागल वागल हो गया। मैं कहा नहीं भाई दोबारा काम को कार से कंपेयर मत करना। एंड वो उस बात को वो ऐसे नहीं देखता कि यार कुणाल ने मेरे को इंसल्ट कर दिया। मैंने उसको समझ गया था कि कोई थोड़ा सा अलग टाइप का आदमी आया मेरे पास मिलने के लिए, ऐसे वो गाड़ी आई है। अदरवाइज मेरा गाड़ी लेने का कोई था ही नहीं भाई। अमेजिंग। मुझे लगता है कि मेरा भी गाड़ी लेने का प्लान था, तो मुझे भी 15 दिन में जो मेरे पास थोड़े बहुत पैसे हैं चिल्लड़, मुझे ले लेना चाहिए। बट आई थिंक इट्स रियली इंस्पायरिंग। महेश भट्ट साहब ने आपके करियर में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई है, और आपकी आज भी उनसे बहुत अच्छी रिलेशन है। सो जब शुरुआत हुई थी तब उन्होंने आपको बहुत सपोर्ट किया था,
यार मैं फ्रैंकली बताऊँ आपको कि उनका सपोर्ट अगर मुझे रहा है तो सबसे पहले मैं नाम लूँगा उन दोनों का, मुकेश जी और महेश भट्ट साहब दोनों। क्योंकि क्या होता है कि वो मेलोडी जो सेलेक्ट करते हैं ना वो मुकेश जी करते हैं, तो मुकेश जी के थ्रू वो महेश जी के पास गई। तो पहला जो अगर किसी का बनता है वो थे मुकेश जी, जिन्होंने वो मेलोडी सेलेक्ट करी और मुझे बुलाया था। महेश जी से मैं मिला फाइनल डे, जब 2 दिन हो चुके थे मुझे, थर्ड डे जब मैं मिला उनसे, तब जो उन्होंने उनसे जो मेरी कॉन्वर्सेशन हुई, हमने बातें करी और उसके बाद उन्होंने ट्वीट्स किए मेरे बारे में, तो वहाँ से एक रिलेशन बिल्ड हुआ। उसके बाद काफ़ी बार मैं ऑफिस जाता था, उनसे मिलता था, तो हमारा बहुत प्यार था। आजकल मुकेश जी ज़्यादा मिलते हैं मुझसे, क्योंकि भट्ट साहब का भी कुछ वेंचर अभी कुछ स्टार्ट नहीं हुआ, बट मुकेश जी से मेरा रेगुलरली मिलना है, हम लोग सेटिंग्स करते हैं। मैं नए बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो न्यू सिंगर्स हैं, मुझे लगता है कि यार ये मतलब वंडर बॉयज़ हैं, ये गेम करेंगे, तो उनसे मेरी बात होती है, कुछ नई आवाज़ सुना बेटा, मैं कल आता हूँ और मैं उनके पास लेके जाता हूँ, मिलते हैं, हम लोग बैठते हैं, तो हमारा ये चलता रहता है। तो हमारा एक जो कनेक्शन है दोनों का, एक तो वो कहते हैं कि तेरा और मेरा दिल एक जैसा है, मैं भी हमेशा नए टैलेंट्स को लाना पसंद करता हूँ और तू भी हमेशा कुछ ना कुछ नया लाता रहता है मेरे पास में, तो उनसे मेरा बहुत करीब एक रिश्ता है, एक फैमिली की तरह है। मुकेश भट्ट साहब का जो म्यूजिक है, ऑफ कोर्स वी ऑल नो, स्पेशली 90s किड्स, इमरान हाशमी की फिल्म्स हो और भट्ट कैम्प की फिल्म हो, मूवी चले ना चले पर उनके गाने आज भी चलते हैं। तो आई थिंक अगर मुकेश भट्ट साहब ने आपको चूज़ किया है तो थैंक यू मुकेश भट्ट साहब, बिकॉज आपने चूज़ किया है तो उनकी वजह से आज हमें इतने अच्छे गाने सुनने को मिलते हैं। और आई एम श्योर जो सिंगर्स को आप चूज़ करेंगे, आई एम श्योर वो भी उतने ही काबिल होंगे। और एक पता है मालूम क्या होता है कि जब ऐसा इंसान आपकी तारीफ कर देता है ना, जो मतलब इतना बड़ा बंदा है, उनके कानों के बारे में बोला जाता है कि इनके जो कान हैं वो कभी ख़राब मेलोडी सेलेक्ट नहीं करते। क्या बात है। अगर कोई इंसान इतना समझदार, इतना सेंसिबल है, अगर वो आपको आगे ये बोल देता है ना कि बेटे तुम में बहुत फायर है, तुम बहुत आगे जाओगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि यार क्या है यार भट्ट साहब, तो मैं तो बहुत बड़ा हूँ यार, इन्होंने तो बोल दिया मेरे में कुछ तो होगा। नहीं है भाई, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपको समझना पड़ेगा कि एक इंसान ने तुमको ये बात बोली है तो आपको उसकी बात रखने के लिए उसको सही साबित करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप तारीफ लेके घर चले जाओगे, तो प्रेशर फिर वो भी रहता है। सो मतलब आपके दिल ही करीब बहुत हैं, वो है मुकेश भट्ट। और ऐसे और भी कंपोजर्स हैं, बिकॉज आई एम श्योर यू वर्क विद द एंटायर म्यूजिक इंडस्ट्री। सो कौन कौन और कंपोजर्स हैं जो आपके दिल के बहुत करीब हैं? देखो दिल के बहुत करीब लोगों में से अमाल हो गया, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, पायल देव, आदित्य देव, मोहसिन भाई, विशाल शेखर जो हैं, उनसे मेरे को बहुत प्यार है। मतलब जेन्युइनली विशाल भाई तो बहुत ही कमाल की पर्सनालिटी है, जिस तरह से वो आर्टिस्ट से बात करते हैं। उनका एक किस्सा मुझे याद है, जब भी मैं हमारा कोई वो था रियलिटी शो था कोई, उसमें अमाल के लिए मैंने एक गाना किया था, तो अमाल बोला कि भाई प्लीज़ आप आओगे तो अच्छा लगेगा, आपके सामने परफॉर्म करूँगा मैं गया था। तो वापस से मैं आ रहा था वैनिटी में, तो एक बंदे ने नॉक किया कि कुणाल भाई विशाल भाई मिलना चाहते हैं। तो मैंने कहा मैं आता हूँ एक बार। कहाँ है वो स्टेज पे था उस टाइम पर, मैं वैनिटी में आ चुका था। तो बोले कि वो बाहर ही खड़े। तो जब मैं उनसे मिला ना, मेरी पहली मुलाकात थी, पहली नहीं थी दूसरी थी, पहले तो जिस तरह से थी वो तो मैं डब में मिला था, उनको गाना डब करवाया था, तब तो उनको याद भी नहीं होगा, मेरे बड़े बड़े बाल होते थे। और जब वो मिले नीचे तो उन्होंने इस तरह से, क्या होता है कि कुछ बातों से पता चल जाता है कि आदमी कैसा है। ई साइड की, हाय कुणाल, विशाल, यार मेरे लिए काम करोगे, मेरे लिए कुछ गाना लिखोगे। तो वो एक बात होती है यार, इतना बड़ा बंदा आके ये नहीं बोल रहा कि यार कुणाल चल काम करते हैं, ऐसा नहीं यार, मेरे लिए काम करोगे। एंड वो कभी भी उनका मन करता है वो कोई भी गाना उठा के शेयर कर देते हैं कि दिस गाय इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सो मैनी हिट्स। वो करते रहते हैं, हमारी बात होती रहती है, एंड उनका मेरे से वही रिलेशन है। आप सोचो कि वो लगता है कि बहुत जेन्युइन है। और भी कुछ लोग हैं जिनके साथ मेरे को काम करना बड़ा पसंद है। फिर कुणाल, ऑफ कोर्स यू आर अ नाइस ह्यूमन बीइंग, ऑफ कोर्स इज अ कैंसेरियन। हमारे बर्थडेज ऑलमोस्ट सेम है। 11:59 पे मैं कुणाल को विश करता हूँ, हैप्पी बर्थडे कुणाल, और 1 सेकंड के बाद भाई बोलते हैं सेम टू यू। 12 बज जाते हैं ना 3 जुलाई। सो ऑफ कोर्स इमोशनल बॉन्ड है भाइयों का, और वी आर कैंसेरियन ऑफ कोर्स। तो ऑफ कोर्स प्यार और महफिलें जो हैं वो सचती हैं म्यूजिशियंस के बीच में, मगर इस बीच तकरारें भी बहुत कंट्रोवर्सीज भी हैं। बहुत बार मैंने देखा है
लिरिसिस्ट को, म्यूजिक कंपोजर्स को क्रेडिट नहीं दिया जाता, स्पेशली राइटर्स को ऐसा कहा जाता है इंडस्ट्री में, और लिरिसिस्ट को। ऐसा आपके साथ भी हुआ है, एक बार नहीं कई बार हुआ है। और सबसे हैरानी वाली बात यह है कि सुपरस्टार जो है हमारी फिल्म इंडस्ट्री के, उनकी फिल्म का एक गाना था जो आपने लिखा था, जिसका क्रेडिट आपको आज तक नहीं मिला। ये बड़ी सोचने वाली बात है। इतनी मेहनत करके भी, मैं नाम नहीं लूँगा, वो गाना बहुत बहुत पॉपुलर गाना है। इनफैक्ट उस स्टार, मतलब जो भी उसमें है सुपरस्टार, उनकी पहचान है वो गाना, समझ रहे हो आप। बट ठीक है, होता है ऐसा। बट मैंने अपना स्टैंड हमेशा लिया है, एक दो बार छोड़ के, क्योंकि मुझे तब लगता है कि नहीं यार, जिनसे दिल का कनेक्शन है ना, इसको इस तरह से नहीं तोड़ते, दिल में रखते हैं ताकि थोड़ा आगे जाके काम आएगा। इसको दिल में रखने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। जब एक सुपरस्टार की पहचान वो गाना है, तो आई एम श्योर समझने वाले समझ चुके होंगे और कहने वाले कह चुके हैं। बट इट रियली you need heart of gold and steel, to really face this. पर तकलीफ होती है जब सुनते हैं ना, जब हमारे बच्चे को किसी और का सरनेम मिलता है तो बहुत दुख होता है। वैसी सी बात है। आपकी कंट्रोवर्सी हाल ही में और हुई थी, ऑफ कोर्स वो तो ओपन है, जो कपिल शर्मा के शो के टाइम पे हुई थी भारती सिंह के हस्बैंड हर्ष लिम्बाचिया के साथ। वो एग्जैक्टली क्या माजरा था उस टाइम? हर्ष भाई का एक वीडियो वायरल हो गया था, उसमें ही सेड कि मलंग गाना मैंने लिखा है, जैसे ब्राउन रंग गाना मैंने लिखा है। वो मुझे नहीं पता। बट उन्होंने बोला ऐसा, और आगे उन्होंने बोला कि ऑफ कोर्स कुणाल भाई भी साथ में थे। तो वो जो क्लिप जो वायरल हुई है कि ये मुझे नहीं पता, वो सच्चाई मैं नहीं जानता क्या है। अब वो लोग मेरे पास में मुझे भेजे, भाई आपका नाम है हर जगह पे, आपका गाना है, और ये हम क्या देख रहे हैं। तो मैंने सोचा कि यार मैं किस किस को जवाब दूँ, क्योंकि मैंने तो पूरा वीडियो देखा है, उसमें तो उन्होंने बोला था। फिर मैंने किसी रेडियो वाले इंटरव्यू में बोला कि ऐसा ऐसा है, ये सच्चाई है कि वो गाना हम दोनों ने बराबर ही लिखा है, ना उन्होंने कम लिखा ना मैंने ज़्यादा लिखा। बट वो वीडियो ऐसा वायरल हो गया कि उसमें लोगों को लग रहा है कि यार वो हर्ष भाई ने लिखा है। तो सच्चाई यही थी कि वो गाना हम दोनों ने लिखा। हाँ, तो कई बार ऐसा, ऑफ कोर्स सम थिंग्स आर अनसेड बेटर इट इज़, बट या आई थिंक ये बहुत ज़रूरी होता है कि जो हमारा क्रेडिट है वो हमें सही तरीके से डिलीवर हो जाए। बट ठीक है, मैंने उसका जवाब दिया था और बहुत समझदारी से दिया था। बट पर्सनली कभी बात नहीं उसके बारे में? नहीं, उनसे मेरे रिलेशन कुछ ऐसे ख़राब भी नहीं, अच्छे भी नहीं है। हम लोग बस जब वो गाना बना था तब हम लोग मिलते थे, तब की बात है। ऐसे कोई ग्रज नहीं है, क्योंकि उन्होंने वो वीडियो में पूरा बोला उन्होंने, बट वो वीडियो वायरल जो हुआ ना, वो उतना ही पार्ट हुआ, तो उसमें मैं उनकी भी गलती नहीं मानता, और होगी तो मुझे नहीं पता। और ऐसे ही आपने बहुत सारे गाने भी कंपोज किए हैं, ऑफ कोर्स बिकॉज लिरिसिस्ट को लोग समझते हैं कि सिर्फ गाने लिखते हैं, मगर काफ़ी हद तक गाने जब आप लिखते हैं तो उसकी धुन आपके माइंड में प्रिपेयर होती है, और तो कहीं ना कहीं कॉम्पोजिशन भी आपकी ही होती है। और मुझे ये भी पता है कि आपने बहुत सारे गाने जो हैं वो कंपोज किए हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो तुम तो क्या मेरे दोस्त हो रहा, तुमको सारी चीज़ें पता है। दोस्त का फायदा भी है, बट हमारी रिसर्च भी पीछे बहुत चलती है। सो इसके पीछे ना एक और बड़ी मतलब मेरा जो माइंड सेट है ना, वो बहुत क्लियर होता है हमेशा। क्योंकि पहले मैं कंपोज करता था तो मेरे को लगता था कि मुझे बहुत कुछ सीखना है। 4 लाइन कंपोज कर देना गाना बनाना नहीं होता है, मुझे ये बात समझ में आती थी। तो मैं मुखड़ा बना लेता था कई बार, मुझे करना नहीं था एज ए कंपोज़र। मैं राजस्थान में करता था, बट यहाँ के मुझे पहले अपना नाम राइटिंग में बनाना था, ठीक है, और वहाँ करता था, मतलब मुझे आता है। बट एक होता है कि यार आप राजस्थान एल्बम कर रहे हो, एक और बॉलीवुड की फिल्म्स कर रहे हो, दोनों चीज़ में बहुत फ़र्क होता है। तो मैं मुखड़े बनाता था, कई बार कंपोज़र से नहीं बैठता था, मैं बोलता था भाई यार ये आप सुन लो, ये अच्छा लग रहा था, ऐसे ही रख लो क्या आप। तो वो मैंने उनको दिया है, उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि नहीं भाई यार मैं ही रखूँगा, ये ऐसा नहीं है। बट कभी कभार ऐसा होता था कि यार कंपोज़र बैठा उसको कुछ आ ही नहीं रहा है, और मैंने पूरा गाना कंपोज करके दे दिया, वो गाना फिल्म में भी चला गया। क्या बात कर रहे हो? तो धीरे धीरे ऐसी चीज़ें होना शुरू हुई। ठीक है, फिल्म का नाम ले सकते हो आप चाहो तो। बहुत बड़ी फिल्म थी। फिर उसके बाद मेरा अदनान सर के साथ में जब एल्बम शुरू हुआ, तब जाके धीरे धीरे मेरे को समझ में आया कि नहीं यार मेरे को एज ए कंपोज़र ही आगे जाना है और मेरे को करना है। बट कुछ चीज़ें फिर बीच में ऐसी हो गई, क्योंकि तो राइटिंग का काम इतना ज़्यादा था, कुछ मेरे डिस्प्यूट्स थे, मैंने कहा एक बार इनसे निकल जाता हूँ आराम से। अब जाके मैं वापस उस फॉर्म में आया हूँ, और अब जाके मैंने काफ़ी फिल्म साइन करी हैं, और मैं
टीवी बैठा हूँ मैं, झूठ तो बोलूँगा नहीं, बट जो गाने आएंगे और रेज बन के बाहर निकलेंगे, ये मेरा वादा है। Fingers crossed. I really vouch for you always, and I'm sure जो आए हैं वो उससे भी बड़े सुपर डुपर हिट होंगे। कुणाल भाई ने लिखे हैं तो, क्योंकि इनके नाम से गाना हिट हो जाता है। आई थिंक टाइम ये आ चुका है। इनफैक्ट मेरे एक मित्र हैं, उनका नाम भी कुणाल वर्मा है। सो अरे मैं आपको यार वो बात भी बताऊंगा, एक किस्सा मैं बताना चाहता था आपको, बड़ा आपको पता है। तो ही टोल्ड मी, जब हम उनको हाल ही में मिलाई है, तो एक एक्टर कुणाल वर्मा को कॉल आता है और उनको कहा जाता है कि इनको अच्छा खासा पैसा दिया जाएगा 5 गानों के लिए, बहुत ज़्यादा पैसा। और बाद में जब साइन करने की बारी आई तो उन्होंने कहा कि गाने शूट कब करने हैं। तब उनको पता चला कि मैं पूरी बात आपको बता दूं, इसके आगे ही कहानी सुनो आप। कुणाल वर्मा जो एक्टर हैं वो बैठे सामने, इधर कविता जी का मैसेज आ रहा है, हे कुणाल वेयर आर यू। मैंने कहा आई एम एट होम। यार सॉरी यार, किसी और कुणाल वर्मा को बुला लिया हमने। मैंने कहा हाँ एक एक्टर है कुणाल वर्मा। बोले यस 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 यू नो। मैंने कहा हाँ हाँ। माय गॉड क्या करें। मैंने कहा क्यों। मैंने कहा मना कर दो, गाने थोड़ी लिखते हैं वो। कहता ही इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी राइट नाउ। मैंने कहा मैं क्या कर सकता हूं। आप सोचो यार कितना मैं क्या कर सकता हूँ भाई उसमें। और फिर मैं गया उधर, वो इतना उन्होंने बोला यार क्या हो गया यार पता नहीं। Yeah, but he is really sweet and जब उन्होंने मुझे बताया किस्सा, he was very supportive and was like I love Kunal Verma's song and please मुझे मिलवाइएगा और मैं मिलना चाहूँगा ताकि मैं उनके गाने, कुणाल वर्मा फीचरिंग इन कुणाल वर्मा सॉन्ग। यार उनका पता है, कई लोग मेरे को फोटो भेजते हैं कि कुणाल वर्मा वाइफ, तो उनकी फोटो आती है तो भेज। मैं कहता हूँ साथ में बंदा नहीं कोई और है, देखो तो सही। अबे तुम तलाक करवाओगे। बट यार आई थिंक इट्स फनी इंसिडेंट्स है। कुणाल भाई, सिंगर्स जो हैं वो गाने में जान भर देते हैं। आपके फेवरेट सिंगर कौन है और कौन से ऐसे सिंगर है जो आपको लगता है कि आपके गाने जैसे गाते हैं वो एकदम से जान आ जाती है उसमें? मैंने सबके साथ ही काम किया, तो मेरे को ऐसा लगता है कि जैसा गाना होता है वैसा अगर गाने वाला हो तो मज़ा आ जाता है। विशाल के साथ ज़िहाले मस्ती आया, ज़िहाले मस्ती, तो वो जिस तरह से उसने गाया मुझे नहीं लगता है कोई और गाएगा उसको। एब्सोल्युटली। अब जैसे अमी ने गाया हंसी बन गए, कल्ट गाना है, तो वो सिंगर का वो नहीं है। आप अब देखोगे, अब अरिजीत का तो मैं क्या ही बोलूँ, वो तो कुछ भी, इतने गाने मैंने किए उनके साथ में, उनको तो बात ही छोड़ दो। अब जिस तरह से तुम ही आना जुबिन ने गाया, कोई और गा दे क्या। मेरा एक गाना था फिर मुलाकात, वो बहुत लोगों ने गाया, फाइनल जुबिन की वॉइस में आया। तो गाना अपने आप डिसाइड करता है कि किसकी आवाज़ में जाएगा वो। बिकॉज आपने गाने की बात की है, वो भी मेरा बहुत ही दिल के करीब है। फिर मुलाकात गाना बहुत प्यारा है। उसके पीछे एक बहुत ट्रॉमेटिक इंसिडेंट है आपका, विच आई एम श्योर बहुत लोगों को नहीं पता है। बहुत प्यारा गाना है, उसके बावजूद आपका एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस क्या है, क्यों है? आई वॉन्ट यू टू शेयर कुणाल। अभी भी मैं उस बात को याद करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यार क्यों, क्योंकि गाना आए कुछ दिन हुए थे और आप वो गाना सुनोगे तो आपको, मैंने वो गाना उन लोगों के लिए लिखा था जिनको वो नहीं मिला जिसको चाहते थे मिले। उस गाने में उम्मीद थी। वो एक ऐसा गाना है कि आपकी लाइफ टाइम तक आपके साथ में एक सारथी बन के चल सकता था, है ना। पॉजिटिविटी थी उस गाने में। उस गाने को एक तरफ बहुत प्यार मिल रहा था और एकदम से एक न्यूज़ आती है, एक लड़के ने अपनी फेसबुक की पोस्ट पे लिखा फिर मुलाकात होगी कभी, एंड सुसाइड कर लिया। और जब वो मेरे पास आई वो न्यूज़, जब मैंने वो देखा, मैंने पढ़ा पूरा, तो मेरे को उस दिन ऐसा लगा कि यार मैंने एक बंदा मार दिया। और वो गिल्ट जो होता है ना, वो एक ट्रॉमा सा हो गया मेरे को। मैं जयपुर चला गया, काफ़ी दिन तक मैं जयपुर रहा। मेरे को निकलना मुश्किल हो गया इन सब चीज़ों से, कि क्योंकि आप कितना ही कर लो, आपने अगर मान लो कि एक कोई चीज़, एक दवा बनाई जिससे लोगों का इलाज होगा और वही खा के कोई मर जाए, आपको तो लगेगा ना कि यार मैंने ना एक ऐसी चीज़ बना दी जो लोगों को जान पे भारी पड़ रही। तो मेरे साथ वही हुआ। बहुत टाइम लगा था भाई उससे आने में। अभी भी कई बार याद करता हूँ ना, वो स्क्रीनशॉट आज ही मेरे पास में। इट इज़ एक्चुअली वेरी सैड, बट या खैर इसमें आपका कोई भी इसमें इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। आई थिंक ये ऐसी चीज़ें, कुछ चीज़ों में हमारा जोर नहीं है। सो कब किस वक्त कौन किस चीज़ को कैसे ले लेता है यार। तो कुणाल, हंसी के बाद ऑफ कोर्स दैट वाज योर टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ एंड स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ लाइफ इन अ वे, मगर सही मायने में टर्निंग पॉइंट कौन सा गाना रहा या कौन सा फेज रहा आपकी लाइफ में?
मैं आपको सच बताऊं, मेरी लाइफ में देखो हंसी आ चुका था, फिर 1.5 साल मैं था नहीं बॉम्बे, फिर मैं प्रीतम दा के यहाँ काम करने लग गया, फिर मैं वहाँ से निकल गया, तब तक चीज़ें नहीं बदली थी। लोगों को लगता होगा कि यार एक सुपर हिट गाना दे दिया, हर जगह नॉमिनेट हो गए आप, बेस्ट लिरिसिस्ट, बेस्ट अपकमिंग लिरिसिस्ट, हर जगह पे हो गए आप, लेकिन उससे कुछ हुआ नहीं। तो वो मुझे समझ में आया कि नहीं यार, एक गाने से कोई लेजेंड नहीं बनता, एक गाने से कोई राइटर नहीं बनता भाई, मेहनत करनी पड़ेगी। तो जब उसके बाद भूषण जी से उन दिनों में मेरी मुलाकात चल रही थी और अमाल के साथ मेरी बहुत सेटिंग चल रही थी, एंड अमाल ने मेरे को उस वक्त बहुत मतलब कहते हैं ना कि सपोर्ट भी नहीं कह सकता, मैं कह सकता हूँ कि उसको नज़र पड़ गई थी मेरे पे कि ये कुछ करेगा। तो जब पहली मीटिंग में ही उसने मेरे को बोल दिया था ये बात कि भाई मैंने इतना तेज़ लिखते हुए कभी किसी को नहीं देखा और इतना अच्छा लिखते हुए, आपकी कहानी बहुत बढ़िया है। तब हम कर रहे थे गाना एक, तो वो भूषण जी को बड़ा पसंद था, वो आया नहीं गाना। तो जब भूषण जी से उसने मुझे मिलवाया था, उसके बाद क्योंकि चले आना बन चुका था, वो फ़ोन पे हमने किया था, तो भूषण जी मुझे ऐसे जानते थे कि चले आना कुणाल वर्मा कोई राइटर उसने लिखा और एक गाना मैंने अमाल को और लिखा था। तो उस टाइम हम उसकी सेटिंग कर रहे थे घर से निकलते ही, तब भूषण जी निकल रहे थे और मैं और अमाल खड़े थे नीचे, तो उसने बुलाया सर को कि ही इसको ना, तो वो जाते जाते मेरे को बोल के गए, जुदा हम हो गए माना, ब्लॉकबस्टर गाना देखना और आते रहा करो मिलते रहा करो कुछ करेंगे, ऐसे बोल के वो निकल गए थे। एंड जब घर से निकलते ही आया, उसके बाद लोगों को लगा कि यार ये कुछ अलग तरह की राइटिंग है, क्योंकि आप वो गाना सुनोगे, बहुत प्यारा गाना है वो। एक गाना पहले वाला जो था, मुझे लगता था कि यार वो गाना इतना लेजेंडरी गाना है, अगर मैं इसको छेड़ रहा हूँ या मैं इसको लिख रहा हूँ तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उतना ही फ्रेश लिखूँ जितना उस ज़माने में वो था, है ना, कि वो खिड़की से आती बाल बनाती, वो सब उस टाइम में नया था, आज नहीं लिख सकता, बट वो एसेंस रखी और उसको बड़ा खूबसूरती से पेश किया और उसके बाद इतनी अप्रिसिएशन मिली और भूषण जी ने मुझे बैक टू बैक बहुत सारे गाने दिए, वहाँ से चीज़ें बदली है। और आई थिंक आज वो दिन था और आज का दिन आप और भूषण सर का एक बहुत अच्छा बॉन्ड है, रिलेशन है, और वो हमेशा आपके सपोर्ट में खड़े भी रहते हैं। सो उनके साथ कुछ अलग तहलका मचने वाला आने वाले टाइम में, मुझे लगता है, क्योंकि जिस तरह का काम हम कर रहे हैं और जिस तरह के रिव्यूज़ उनसे आते हैं मुझे जहाँ भी मुलाकात होती है तो वो मुझे उन्हीं गानों के बारे में बात करते हैं कि यू हैव नो आइडिया कि क्या करने वाले हो तुम, बिकॉज यू हैव वेरी शार्प ऑब्जर्वेशन। कुणाल, तो आपको क्या लगता है कि भूषण जी में ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं दैट मेक हिम द बेस्ट बिजनेसमैन, और क्या उनमें वो ऑब्जर्वेशन स्किल है कि कोई भी गाना जो पकड़ते हैं वो सुपर हिट हो जाता है? यार मेरे को लगता है कि उनका ना जो म्यूज़िक सुनने का जो सेंस है, वो सेंस उनको अच्छे से पता है कि वो भूषण कुमार होके नहीं सुनते हैं गाने, वो एक आम आदमी होके गाने सुनते हैं। बिजनेसमैन तो बाद में आ जाता है, और पहले आता है जब आप गाना सुन रहे हो तो आपका एक आम इंसान, जो आम इंसान गाना सुनता है जिसका म्यूज़िक से कोई लेना देना नहीं है, वो बन के गाना सुनते हैं, एंड देन वो बिजनेस तो बाद में है सारी चीज़ें। उनके कान इतने ट्यून्ड हैं, वो एक सेकंड में यस और नो कर देते हैं गाने के। अल्टीमेटली आप कन्विंस नहीं कर सकते, आपको अच्छा बुरा कुछ वो यस और नो बोलते हैं। और मेरे केस में तो ऐसा है कि मैं तो अभी तक जितने गाने उनको सुनाए, मेरा एक भी गाना उन्होंने नो नहीं बोला। अच्छा, और जिन लोगों के केस में एक बार नो बोल दिया तो कोई कन्विंस करे तब भी फायदा नहीं है। देखो तो कन्विंस ही करना पड़ जाए तो फिर बात ही फिर बात क्या है, कन्विंस करने का काम ही नहीं है ना, गाना मेलोडी खुद कन्विंस करती है। राइट, बिकॉज अमाल हमेशा आपको सपोर्ट करते हैं और उन्होंने कहा था कि यू द फास्टेस्ट राइटर, फास्टेस्ट लिरिसिस्ट। सो कोई ऐसा गाना जो आपने सबसे जल्दी लिखा हो, मतलब 5 मिनट में, 10 मिनट में, बिकॉज हमने रैपर्स के बारे में सुना है कि फास्टेस्ट रैपर रफ्तार हैं, मगर आप इस लिरिक्स की दुनिया के रफ्तार हैं। सो कोई ऐसा गाना जो आपने कम से कम समय में लिखा हो? हानी पाजी के फैन पीछे पड़ जाएंगे मेरे। यार बहुत सारे गाने ऐसे हैं जो मुझे लगता है, मतलब मुझे याद जैसा है कि मैंने बहुत जल्दी लिखे हैं, कुछ गाने तो 5-7 मिनट में लिख के मैंने दे दिए, बट मुझे जितना मैं याद कर सकता हूँ ना, एक गाना था जो तू ना मिला मुझे। दर्द हमें हम आज तक ना समझे, तू हमको भूल गया, बस यार हम ही पागल थे, सोचा तुम्हें जो रात दिन। तो वो जितनी देर वो मेलोडी चल रही थी ना,
रोक रोक के मैंने उतनी देर में वो पूरा गाना लिखा। क्या बात। और वो गाना जब मैंने उसको भेजा था तो उसने मुझे सुनने के लिए भेजा था, हासिम ने। वो बेचारा जैसे मैंने भेजा रात को उठ के स्टूडियो भागा है कि भाई मैं अभी डब करूँगा इसको। एंड फिर वो गाना आया और उसका पूरा करियर चेंज हो गया। वाओ। अब देखो यासिम ने 52 शोज एक मंथ में किए। आप सोचो एक एक दिन में 3-3 शो लगा रहा था उस टाइम। मैं उसकी लिस्ट चेक करी, मैंने कहा भाई ये कैसे पॉसिबल है। कितना बिजनेस दिया आपने भाई यार 3-3 शो कर रहा हूँ मैं। मुझे लगता है कुणाल, एज अ बिजनेस आइडिया ये है कि जो भी सिंगर आपका गाना गाए ना, यू शुड एनी विच वेज चार्ज 25% कल को तुम्हारे शो से, बिकॉज आपका गाना शोर शॉट सुपर हिट है एज पर एनी सिंगर म्यूजिशियन। व्हाट इज ए गुड आइडिया? नहीं, आई डोंट थिंक सो कि इट्स अ गुड आइडिया। बट अभी यार ये सब मैं सोच नहीं रहा, तो कभी लगेगा। अभी तो अपने लिए करते हैं काम यार, क्योंकि मैं हमेशा एक बात मानता हूँ कि सबको बोलता भी हूँ कि मैं एक अच्छा बिजनेसमैन कभी नहीं बन सकता। मुझे कमर्शियल चीज़ बनानी आती है, मुझे वो चीज़ बनानी आती है जिसको लोग पसंद करते हैं। बट आप मुझे बोलो कि आप उस चीज़ को बिजनेस कर लो, तो अभी तक तो मुझे लगता नहीं कि मैं कभी कर सकता हूँ। बट अब कभी करूँगा तो फिर बहुत अच्छे से करूँगा। एब्सोल्युटली। और क्योंकि अब तो खुद सिंगर बन चुके हैं, और तो आपके लाइव शोज कब शुरू होने वाले हैं? यार मुझे नहीं पता, क्योंकि इतनी क्वेरीज आ रही है उस पे। सर कोलकाता शो लगा रहा है कुणाल सर का एक गाने से। वो गाना बहुत चल गया उधर। राइट। अच्छा, कोलकाता में ज्यादा, भुवनेश्वर में, कोलकाता में सबसे ज्यादा स्ट्रीमिंग है। इनफैक्ट 80% स्ट्रीमिंग वहां से। सोचो आप। बट हालांकि हमने एक्सपेक्ट किया था कि मुंबई, दिल्ली में इसकी स्ट्रीमिंग अब इधर आ रही है, अब पब्लिक इधर आ रही है। उधर पहले सबसे पहले वहीं चला है गाना। उन लोगों ने बजा बजा के गाना चला दिया। वाओ। मतलब दुर्गा पूजा में क्या काम उस गाने का। फॉरेनर्स भी इस गाने में रील बना लेते, मैंने काफी देखा था इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करते हुए। पता नहीं, आई थिंक कि वो जो लाइन उसमें ना, मेरे जैसे तो मिलेंगे हम नहीं, मेरे जैसे तो मिलेंगे हम नहीं, है तेरे यार बथेरे मेरे भी कम नहीं, मेरे जैसे तो मिलेंगे हम नहीं। तो वो लाइन्स इतनी अटैकी है, वो एकदम सीधा ठा करके लगती है, तो वो काम कर गया। मिलेंगे लिरिसिस्ट बहुत, कुणाल वर्मा मिलेंगे नहीं। तालियां हो जाए भाई, क्या गाना गाया। मगर कुणाल, एक गाना जो आप बहुत बेहतरीन गाते हैं, और ये शायद एक्सक्लूसिव होगा हमारे शो में, हंसी गाना जो है, मैं चाहता हूँ हमारे लिए, आपके फैंस के लिए, सभी हंसी फैंस के लिए गाना जो कुणाल वर्मा ने लिखा है हंसी, वो हो जाए फ्रॉम हॉर्सेस माउथ। ठीक है, मैं इसकी चालन गाता हूँ। क्या खूब रब ने किया, बिन मांगे इतना दिया, वरना है मिलता कहाँ हम काफिरों को खुदा। क्या खूब रब ने किया, बिन मांगे इतना दिया, वरना है मिलता कहाँ हम काफिरों को खुदा। हसरत अब मेरी तुमसे है जा मिली, तुम दुआ अब मेरी आखिरी बन गए। हाँ हंसी बन गए, हाँ नमी बन गए, तुम मेरे आसमां मेरी ज़मीं बन गए। पहचानते ही नहीं अब लोग तन्हा हमें, मेरी निगाहों से भी है ढूंढते हो तुझे। जानते ही नहीं अब लोग तन्हा मुझे, मेरी निगाहों से भी है ढूंढते थे तुझे। हम ढूंढते रहे, वो कभी बन गए, तुम मेरे इश्क की सरज़मीं बन गए। हाँ हंसी बन गए, हाँ नमी बन गए। क्या बात है यार, वाह वाह वाह। ये गाना मुझे शिमला की याद दिलाता है। आई थिंक
उन दिनों मैं शिमला में था जब मैंने गाना पहली बार सुना था, डूइंग माई रेडियो शो, और ये रेडियो में गाना बैक टू बैक में बजाता था यार, बिकॉज पीपल लव्ड इट। एंड यार पता नहीं यार, ये गाना मैं कभी नहीं चाहता कि इस गाने से मेरा करियर शुरू हो, क्योंकि ये बहुत सिंपल राइटिंग थी और मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे जज करें कि यार ये क्या है। हाँ, हम बदलने लगे, गिरने संभलने लगे, ये सब बहुत इजी है, कोई भी लिख देगा, तो मैं डरता था। बट ये गाना अब मुझे समझ में आता है कि हमने उस वक्त अपनी लाइफ से कई सालों आगे की मेलोडी बना दिया, गाना बना दिया, और वो मतलब सब खत्म हो जाएगा ना, मुझे लगता है मेरा वो गाना रहेगा। सही में यार। और इत्तेफाक की बात है, मूवी का नाम भी था हमारी अधूरी कहानी। मुझे नाम और ये सब बहुत अच्छा कनेक्शन लगता है। बहुत सारे मेकर्स ने आपको कहा होगा हंसी 2 भी करना चाहिए, इसका एक सीक्वल भी होना चाहिए। एवर थॉट अबाउट इट? अभी हमने ये सोनी के लिए किया, रिप्राइज वर्जन किया था, जो बहुत चल रहा है वो गाना, और आप जो सुनना जाके, उसमें कुछ लाइंस चेंज जो करी है वो कमाल की लाइंस है। कि उसमें कि कहती है दुनिया मुझे एक तरफा आशिक तेरा, चाहूँ तुझे दूर से इतना तो हक है मेरा। वो लाइंस बहुत चली हैं और वो वायरल हुई है लाइंस, तो वो हमने फैंस के लिए ही हमने वो रिलीज़ किया था। और उससे पता चलता है कि आज भी वो गाना लोगों को जितने तरह से दे दो वो हर बार उसको एक्सेप्ट करेंगे। और इसके साथ आपका एक बहुत इंटरेस्टिंग कोलैबोरेशन है मार्शमैलो के साथ। हाँ जी, उसके बारे में बताया। भूली बिसरी कहानी है ये। एक्चुअली ये गाना मैंने तब लिखा था जब मैं दादा के साथ काम करता था। उसकी कुछ लाइंस किसी और राइटर ने भी लिखे, मुझे नाम नहीं पता मुझे, क्योंकि मुझे जब मैंने क्रेडिट देखे तो मुझे ये नहीं पता कि मेरा क्रेडिट कहाँ है उसमें, क्योंकि ऑलमोस्ट गाना मैंने लिखा था। बट उन्होंने बोला कि कुछ बाहर का फॉर्मेट कुछ अलग होता है, उसमें नाम ही नहीं है किसी का राइटर का। तो वो मुझे बड़ा शॉकिंग लगा था जब, क्योंकि आप सोचो ना, इतना बड़ा गाना मार्शमैलो के साथ कोई गाना, कोई कोलैबोरेशन, प्रीतम दा, मार्शमैलो, कुणाल वर्मा, शाहरुख खान, ये सब, और वहाँ से अगर, क्योंकि देखो नया क्या, मैं कहता हूँ चलो पुराना आर्टिस्ट हो या नया आर्टिस्ट हो, उसने जो किया अगर वो आप नहीं देखोगे वहाँ पे, तो वो कहीं ना कहीं नहीं काफी हद तक किसी को भी लगता है। और जितना बड़ा प्रोजेक्ट होता है उतना ज़्यादा दुख होता है। हाँ। बट ठीक है, एज ही सेड कि उधर का फॉर्मेट कुछ ऐसा है कि जहाँ पे हम लोग नहीं दे सकते। तो इट्स नॉट इजी टू बी अ राइटर इन इंडिया। बट खैर, ऑन दैट नोट कुणाल, आपके आने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं? अब हम आपको एज अ सिंगर देखेंगे, कंपोजर देखेंगे, या क्या कुछ होने वाला है आगे? देखो यार, आपको अगर कोई भी काम आप करते हो, अगर जिसके लिए करते हो अगर वो अप्रिशिएट करता है, तो आपको चाहे, अब जैसे मैं लोगों के लिए काम करता हूँ, मैं जनता के लिए काम करता हूँ, तो मेरे को लगता है कि अगर उनको मेरी राइटिंग अच्छी लग रही है, मैं राइटिंग करता रहता हूँ। फिर उनको मेरी कॉम्पोजिशन अच्छी लग रही है तो मैं कंपोज भी कर लेता हूँ। अब उनको मेरा गाना पसंद आया, मेरी आवाज़ पसंद आई, गायकी पसंद आई, तो अगर उन्होंने मेरे को एक्सेप्ट किया है और इतना प्यार दिया है उस गाने को, उसका 2.3 मिलियन रील हो चुकी हैं ऑलरेडी, जो बहुत बड़े गाने में रिलीज हुए थे उन दिनों में, वो भी नहीं गए अभी तक वहाँ तक, क्योंकि ऑर्गेनिक था पूरा। तो अब मुझे लगता है कि क्योंकि लोग अब लिख रहे हैं कि यार मिलेंगे, हमने 2 कब लाओगे, पार्ट 2 लाओ और गाने गाओ भाई, ये वो, तो अब मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं उनके लिए बीच में, अगर जब तक वो सुनते रहेंगे तब तक मैं गाता रहूँगा। राइट। वो कहेंगे नहीं भाई मत गाओ, तो हम नहीं गाएंगे, समझ लो आप, वो वाला मेरा सीन है। क्रेडिट्स की बात की हमने, साथ में इन चीज़ों की बात की। बादशाह कह रहे हैं कि ब्राउन रंग उन्होंने लिखा है, हनी सिंह कह रहे हैं ब्राउन रंग उन्होंने लिखा है, कुछ लोगों ने कहा ब्राउन रंग उन्होंने लिखा है। बट कुणाल भाई, आप लिरिसिस्ट हैं, आपको तो पता होगा कि ब्राउन रंग किसने लिखा है और ये क्या चल रहा है आखिर। बट मैं आपको देखो, जहाँ तक मुझे लगता है ना कि ये सब है ना, जैसे क्या होता है कि आप अगर 4 लोग बैठ के कोई चीज़ बना रहे हो ना, तो वो एक आइडिया जब आता है तो इधर से भी लाइंस आती है, इधर से भी लाइंस आती है, इधर से भी लाइंस आती है, और वो मिलके गाना बन जाता है। अब आप उसमें से नहीं बता सकते कि वो गाना किसका है। और इनफैक्ट किसी का इनपुट है, किसी की इम्प्रोवाइजेशन है, किसी के वो होता है। सजेशंस है ना। हाँ। तो क्रेडिट फिर शायद सबको ही मिलना चाहिए दैट वेज। आपका हनी सिंह से कैसा बॉन्ड है? उनके साथ कुछ गाना कभी प्लान करने का सोचा है या बन नहीं पाया? यार जब मैं फॉर्म में आया तब वो आउट ऑफ फॉर्म हो गए। अब वो फॉर्म में आए हैं
तो अभी देखते हैं, कभी अगर कुछ भी होता है तो डेफिनेटली। तो आपकी उनसे बात बीच बीच में होती रहती है? नहीं, उनसे मेरा कोई कनेक्शन नहीं। कनेक्शन बादशाह तो ही इज लाइक ए ब्रदर, और वो मिलते ही रहते हैं। उनके साथ इनफैक्ट अभी गाना आया था, पता हो तो, लड़की खराब कर दी। वो जो लाइन है, लड़की खराब कर दी, वो मेरी लाइन। तो उन्होंने दिया है क्रेडिट उसमें, आप नीचे देखोगे ना, ही इज अ नाइस गाय। और ऐसे में आपको लगता है कि जो इनका एक बॉन्ड है यो हनी सिंह का एंड बादशाह का, समटाइम दे सॉर्ट थिंग्स आउट और सडनली फिर एक दूसरे को रैप में थोड़ा सा मतलब आपको लगता है कि ये सही है म्यूजिक के साथ? मुझे ऐसा लगता है कि यार बैठ के बात हो तो ज़्यादा अच्छा है ना, क्योंकि पब्लिकली ये, फिर दूसरा ये भी लगता है कि उनका जो आर्ट है, उनका जो फॉर्म है, मेरे को ऐसा लगता है कि वो रैप कल्चर में ये सब चीज़ें बहुत आम हैं, समझ रहे हो आप? क्योंकि वो रैप, एग्रेशन, ये सब चीज़ें, किसी के बारे में कुछ बोलना, ये सब चीज़ें उसी आर्ट का हिस्सा है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मैं इतने सारे में देखता हूँ डिस करते हैं लोग एक दूसरे को, मेरे को लगता है यही रैप कल्चर है। और आप बाहर का भी देखोगे यही चलता रहता है, तो मैं जज नहीं कर सकता। बट क्योंकि अब रैप कल्चर है, अगर लेट्स सपोज क्रेडिट्स कई बार आपको भी नहीं मिलते हैं या म्यूजिक कंपोजर को नहीं मिलते हैं, तो मैं तो अब बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। तो अगर लिरिसिस्ट भी ये करने लग जाएं, तो आपको नहीं लगता है कि गाने जो हैं वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएंगे? करते हैं, बहुत लोग करते हैं मेरे साथ, मैंने बहुत फाइट करी है भाई। मैं अब तो सबको पता है। बट गानों के जरिए अगर आप एक दूसरे को वॉर करने लगे तो आई थिंक वो थोड़ा सा नहीं यार। मैं आपको एक और किस्सा बताता हूँ, अबे नाम लूँगी नहीं, मैं समझ नहीं आ रहा, पर ठीक है मैं बोल देता हूँ। भट्ट साहब ने मुझे एक बार ऑफिस बुलाया, मुकेश जी ने। मोहसिन भाई का गाना था, हमारा रिलेशन वहाँ से एक भाइयों वाला डेवलप हुआ। ही सेड कि ये गाना है पल, बड़ा गाना बहुत अच्छा, मेलोडी बहुत अच्छी है, इसको तुमको लिखना है, लिख फिल्म जलेबी का लिख दो। तो आई सेड सर ठीक है। मोहसिन भाई गाना था, मोहसिन भाई बोले भाई देखो गाना का। मैंने बोला यार ये कुछ लाइंस बहुत अच्छी हैं इस गाने की, चेंज मत करो यार। कहते हैं भाई बट क्रेडिट शेयर करना पड़ जाएगा ना आपको। मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, किसी ने अगर अच्छा लिखा है, डजेंट मैटर कि यार कौन लिखा है, किसने लिखा, मैं तो जानता भी नहीं भाई। तो ये लाइन अच्छी, इनको रहने देते हैं। तो भट्ट साहब ने बोला बेटा तुमको पूरी फ्रीडम है, पूरा गाना चेंज करना हो कर दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गाना अच्छा होना चाहिए। मैंने बोला ये लाइन रखो आप, ये अच्छी लाइन है। ही सेड कि ओके। फिर मैंने बाकी पूरा गाना लिखा। अब मोहसिन भाई ने मुझे एक बात बोली कि यार कुणाल भाई मैंने इतने लोग देखे हैं यार, इतना बड़ा दिल ना किसी का होता नहीं है कि कोई ये कह दे कि यार ये लाइन अच्छी है, किसी और की कह दे रख लो, और ये कह दे कोई बात नहीं शेयर कर लेंगे ना क्रेडिट, क्या प्रॉब्लम। कह रहे यार ये बताता है कि आप कितना ज़मीन से जुड़े हो, आपकी रूट्स क्या हैं, आप क्या कैसे आर्टिस्ट हो। तो हम वहाँ से भाई बने। गाना आता है, नेक्स्ट डे पोस्ट आती है, वो राइटर क्या लिखता है, उसने लिखा कि इस गाने में प्रोड्यूसर ने बहुत कोशिश की मेरी लाइन्स हटाने की, बट उनको इससे बेहतर विकल्प नहीं मिला, तो ये लाइन वो हटा नहीं पाए। मैंने वो देखा, जब मैंने मोहसिन भाई को फ़ोन किया, मोहसिन भाई बोले भाई क्या समझे आप, किसी के लिए आप अच्छा करोगे ना तो साला ये नतीजा मिलता है यार। बोले मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, मैं क्या बताऊँ आपको यार, जिस आदमी ने साला तुम्हारा तो गाना भी नहीं था एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि पूरी अथॉरिटी इनके पास थी, पूरे राइट्स कुणाल भाई के पास थे कि आप कुछ भी चेंज करो, पूरा गाना चेंज करना है। इन्होंने बोला कि यार वो लाइन रखते हैं और आप ये सब पोस्ट करो। फिर भट्ट साहब ने उसको फ़ोन किया, और जिस तरह से आई थिंक उसके बाद उसने कभी काम नहीं किया उनके साथ। हम जितना काइंड होना चाहते हैं और लोग उतना ही अनकाइंड हो जाते हैं, तो दैट रियली मेक्स बहुत सैड है यार कि मैंने खुद ने बोला, एंड उन्होंने मुझे बोला भी था कि यार भाई आपको प्रॉब्लम नहीं है किसी के साथ नाम शेयर करने में? नहीं है यार, अच्छी लाइन से रख लो, क्या प्रॉब्लम है। जो रिजल्ट ये आया तो आई थिंक इस बात से मुझे ये भी फील होता है कि इनसाइडर्स के लिए थ्रेट नहीं है, या इनसाइडर्स आउटसाइडर्स के लिए, आउटसाइडर्स के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। यार आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि जब तक आप अपनी कम्युनिटी के साथ नहीं खड़े हो, जब तक आप उनसे मोहब्बत से नहीं रहोगे, उनको नहीं समझोगे। यार राइटर और भी हैं, बट जो अच्छी सोच का राइटर है वो बड़ा राइटर है। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको मनोज जी का। अब आप सोचो, वो मुझे इतना प्रेज़ करते हैं, फ़ोन पे हमारी बात होती है, व्हाट्सएप पे होती है, मैं कुछ भी अच्छा लगता हूँ वो मुझे मैसेज करता है,
मैंने कहा मनोज मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं है। कहते नहीं यार, जो आदमी तुम्हें यहाँ लिख सकता है ना वो छोटा मोटा नहीं हो सकता। तो तुमको मालूम है जब मैंने वो लाइन सुनी थी कि हमें पूछो क्या होता है बिना दिल के जिए जाना, उस वक्त मुझे लगा कि यार ये मैंने क्यों नहीं लिखा। तो मैंने उनको एक बात फिर मैंने उनको बोला कि आपको तो हो सकता है मैंने बहुत कम मौके दिए, आपने बहुत मौके दिए मुझे ये फील कराने का। आपने एक लाइन लिखी थी कि सिर्फ लबों से नहीं अब मैं पूरे बदन से हंसती हूँ, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा में एक लाइन थी। उनका वो मैं कभी भूल नहीं सकता। वो मुझे सुन के आपसे जो ईर्ष्या हुई थी, और सेम उन्होंने उस मीटिंग के बाद एक गाना ऐसा लिख दिया कि मुझे मैं आज सुनता हूँ कि वो कि माना हंसी है लेकिन इतना हंसी कहाँ है, हम उस चांद को दिखाते उसकी जगह कहाँ है। क्या बात, समझ रहे हो? तो वो एक जब तक अब आप देखो कि मनोज जी अगर उनकी तरह वैसी हरकत करें तो मनोज जी नहीं बनते ना यार। तो आपको थोड़ा संजीदा रहना पड़ता है। बड़ा बनने के लिए आपको बड़े काम करने पड़ते हैं, बड़ी सोच रखनी पड़ती है, बड़ा दिल रखना पड़ता है, जैसा आपने बोला अभी। क्या लाइन बोली आपने में से। खैर इसके साथ एक चीज़ जो आने वाले टाइम में बहुत थ्रेट मानी जा रही है वो है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आपको लगता है कि आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं जैसे हम विराट कोहली की आवाज़ में गाना सुनते हैं, सलमान भाई की आवाज़ में गाना सुनते हैं, और एक बहुत पॉपुलर मीम्स हैं जिसमें कि मोदी जी की आवाज़ में भी गाना सुनते हैं, सो आपको लगता है कि आने वाले टाइम में AI जो है वो सिंगर्स के लिए थ्रेट हो सकता है? जब ChatGPT आया था तो मुझे काफ़ी लोग बोलते थे यार भाई ये पता नहीं क्या आ गया। मैंने कहा यार वो शब्द दे सकता है, फीलिंग्स नहीं दे सकता, बहुत है ना, क्योंकि वो शब्द जोड़ेगा, वो बेचारा उसके दिल थोड़ी है। उसको तो जो फीड कर दिया वही देगा ना। तो जब तक हम अच्छा लिखते रहेंगे ना तब तक तो कोई रिप्लेस कर नहीं सकता। जो इरिप्लेसेबल चीज़ें हैं उनको आई डोंट थिंक कि कोई कर पाएगा। ये थोड़ा सा लाइसेंसिंग का थोड़ा देखना पड़ेगा कि यार हर कोई अरिजीत की आवाज़ में गाना ना निकाल दे, कोई किसी सिंगर की उसमें ना निकाल दे। वो एक थोड़ा थ्रेट मुझे लगता है, मिसयूज जो होता है वो मुझे थ्रेट लगता है। अगर उसका प्रॉपर एक सिस्टम होगा तो होगा ही नहीं ये सब। सिमिलरली मुझे लोग कहते हैं कि अब तो AI एंकर्स भी आ चुके हैं कुछ टीवी चैनल में, सो फील जो है वो तो फिर 1-to-1 में नहीं मैं बताऊँ फिर पता क्या होगा, फिर होगा वो चतुर्लिंगम वाला काम होगा। कि वो लिखा जाएगा कुछ, वो बोलेगा कुछ, फीलिंग कुछ हो रहेगी, कुछ बीच में एरर आ गया तो वो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। राइट। आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में कौन सा बड़ा नाम होने वाला है सिंगिंग इंडस्ट्री में, म्यूजिक इंडस्ट्री में? देखिए मैंने मतलब जैसे कि एक दशक था कुमार सानू जी विशाल मिश्रा इज द विशाल बिग थिंग, मिश्रा। बट वो तो ठीक है, बहुत अभी मेन स्ट्रीम सिंगर्स में से आ गए हैं एंड वन ऑफ द मोस्ट फेमस सिंगर्स आजकल। तो विशाल बहुत टैलेंटेड है। वो जब मैंने उसको पहली बार सुना था तब से मुझे लगता था, मैंने कहा यार ये पता नहीं कहाँ से आया भाई। कहते ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वो बहुत सीखा हुआ है। बट उनकी बात करते हैं जो मुझे लगता है कि कुछ सिंगर्स जो मैं सुनता हूँ उनमें से कुछ नाम है वो मुझे लगता है कि जैसे आपको पता होगा राघव चैतन्य, ऑफ कोर्स राघव को हमने जब वो गाना दिया मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, तो वो मेन जो चीज़ थी मोहित सर को मैंने ही पुश कर करके कि सर ये गाना इससे गाओ इससे गाओ इससे गाओ, तो मुझे लगता था कि वो करेगा। और एक सिंगर है अभी सम्यक प्रसन्ना, मेरा बहुत फेवरेट सिंगर है। अभी मैं उसका एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ एंड ही इज़ ब्रिलियंट। मुझे ऐसा लगता है कि वो करेगा, बहुत अच्छा करेगा, उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट लगता है मुझे। कुछ और भी सिंगर्स हैं जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, नए सिंगर्स हैं सारे, क्योंकि मैं नए लोगों के साथ काम करना मुझे ज़्यादा पसंद है। उससे फ़र्क क्या पड़ता है कि देखो बड़ा तो मैं बहुत पहले ही हो गया था, मैच्योर तो बहुत पहले हो गया था, मुझे ज़रूरत है थोड़ा यंग रहने की, तभी जाके पब्लिक में मैं अपने गाने हमेशा जवान रख सकता हूँ। तो मैं नए लोगों के साथ काम ज़्यादा करता हूँ, नए कंपोजर्स के साथ में, नए सिंगर्स के साथ में, उनके साथ रहना पसंद है मुझे, क्योंकि पता चलता है कि क्या क्या चल रहा है, क्या चीज़ें हैं, ये लोग किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से बात करते हैं, किस तरह से इनकी मेलोडीज होती हैं। तो ऐसे करते करते मुझे ये सब लोग मिल जाते हैं, अच्छे सिंगर्स जो होते हैं। तो आई थिंक कि समय उनमें से एक है। और क्योंकि आप सिंगिंग का करियर आपने भी शुरू किया है, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये देखिए प्लेबैक सिंगर में और एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट में फ़र्क होता है। तो अपन जहाँ प्लेबैक की बात कर रहे थे तो उसमें मैंने बताया, और ये जो है
सिंगल्स में तो आप कोई भी कहीं भी हिट हो सकता है। आप या तो अच्छी चीज़ बनाओ, अलग चीज़ बनाओ, या अजीब बनाओ, चल जाओगे। Who's Kunal Verma's favorite singer? पूरी दुनिया के यार अरिजीत सिंह ही है। कोई ऐसा गाना प्लान किया आपने उनके साथ कि जो आपको लगता है कि एकदम ब्रह्मास्त्र है, आने वाले टाइम में विस्फोट कर देगा वो? यार मैं आपको बताऊं क्या, मेरे कुछ गाने ऐसे हैं कि मैं मतलब अरिजीत ऑफ कोर्स, उनके अंदर इस साल भी बहुत गाने आए हैं। अभी तो रिसेंटली कस्तूरी अब कस्तूरी जो trend पे है। इंस्टाग्राम पे ट्रेंड पे है। बट मेरे को ये लगता है कि अरिजीत गाए तो बहुत अच्छी बात है, बट मैं कभी डरता नहीं हूँ कि कोई कि अरिजीत नहीं गाएगा तो कौन गाएगा या किसी से। मेरे को टेंशन रहती नहीं है। मैं कहता हूँ ये लड़का है, नया लड़का है, गवा दो, गाना अच्छा होगा, अपने आप चलेगा। थोड़ा सा इस तरह से भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि मेरे कुछ गाने हैं जो मैंने अभी बनाए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर डिजर्विंग कोई भी सिंगर उसको गाएगा तो वो गाना ब्लॉकबस्टर जाएगा। क्योंकि उस गाने में मतलब उन गानों में एक गाना नहीं है, वो बात है कि अगर सही आवाज़ पे आ गए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसने गाया। और खैर आप लोग कॉन्सर्ट्स में जाते हैं, शोज में जाते हैं, मगर कुणाल वर्मा का घर ऐसा है कि यहाँ पे बड़े से बड़े कॉन्सर्ट्स होते हैं बिकॉज सब सिंगर्स कंपोजर्स एक साथ जो जैमिंग सेशन करते हैं वो पहले होता था, वो पहले बिफोर लॉकडाउन। Right. मतलब बहुत सेशंस घर पे होते थे। तो क्योंकि मैं बहुत वर्कहॉलिक हूँ यार, मुझे काम करने के अलावा कुछ भी अच्छा नहीं लगता था उस टाइम पे। अभी भी मैं काम ही पसंद करता हूँ, बट उस टाइम पागलपन था कि काम होगा, मैं कितने बजे भी उठ के कहीं भी मैं जा सकता हूँ, मेरा ऐसा था। और शाम होती थी, दोस्त यार आते थे, तब भी हम बैठ के जैम कर रहे होते थे, गाने बना रहे होते थे। लोग अक्सर रिलैक्स होने के लिए गाने सुनते हैं क्योंकि आपका काम गानों के इर्द गिर्द है, म्यूज़िक के इर्द गिर्द है। तो कई बार आपको लगता है कि रिलैक्स होने के लिए आपके पास म्यूज़िक ऑप्शन नहीं रहा, बिकॉज आप इस इंडस्ट्री का इतना इंटेग्रल पार्ट हैं कि आपको शायद कुछ और नहीं, बहुत बार ऐसा लगता है कि बहुत म्यूज़िक हो गया यार, बहुत शोर हो गया। बट उस टाइम में मैं क्या करता हूँ, मैं, मेरी वाइफ, जिसको सब लोग आखिरी पास्ता के नाम से जानते हैं, कविता, वो लूफा हो गया, देव है, हम लोग, ज़्यादा बड़ा मेरा सर्किल अब नहीं रहा। मतलब काम का सर्किल बहुत बड़ा है, बट एक होता है कि आप पर्सनल लाइफ, हाँ, वो मैंने एक अलग ही बना रखा है। तो जैसे ही लगता है कि बहुत ज़्यादा शोर हो गया, निकल लो यहाँ से, तो हम लोग गाड़ी उठाते हैं, तो हम लोग कहीं चले जाते हैं कुछ दिनों के लिए। वहाँ कुछ नहीं करते, काम हुआ ठीक है, गाना बना ठीक है, कोई बात नहीं है, रिलैक्स करो, अच्छा खाओ, आराम से सुबह सुबह उठो, खेलो, ये सब चीज़ें करते हैं, माइंड फ्रेश हो जाता है, वापस आ जाते। क्योंकि म्यूज़िक तो ऐसी चीज़ है यार कि वो आपको छोड़ेगी नहीं कभी भी। राइटिंग हो गया, म्यूजिक हो गया, दैट्स योर वर्क ना, या और उसमें मजा भी बहुत आता है। कभी कभी ऐसा लगता है नहीं यार, थोड़ा सा साइड में रखो, एंड फिर उसके बाद जो चीजें बनती हैं वो और भी कमाल बनती है। आपकी बात सुनने के बाद मुझे मन कर रहा है गोवा जाने का। तो चलो ना यार, चलते हैं We are always ready for गाड़ी गोवा। उठाते हैं, मैं हमेशा रेडी हूँ गोवा के लिए। और मुझे वो भी नहीं यार इतना टाइम लगेगा, क्योंकि अभी लूफा है तो कार से जाना पड़ता है। बट मैं तो उठाऊंगा गाड़ी, मैं तो बोलता रहता हूँ। वो मुझे उसने कल बोल दिया कि चलो गोवा, मैं कहा चलो। तुम पागल हो गए, फिर उठ के चले जाओगे। राइट, गोवा का मेरा बहुत सारी बातें की हैं, मगर अब बारी आ चुकी है फन वर्ड की, ठीक है? तो जिसमें मैं थोड़ा सा वीक हूँ। इसमें मैंने इसके लिए आपके लिए चेंजेस किए हैं। आपको क्या करना है, आपकी स्ट्रेंथ ही हमने इसका एक्साइटिंग पार्ट बनाया। मैं आपको एक सिचुएशन दूंगा, आपको उसके हिसाब से या तो गाना गाना है या कुछ एक लाइन जो है वो आप लिख सकते हैं या फरमा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, कोशिश करता हूँ मैं। बिल्कुल। मुझे तो याद भी नहीं आती यार, ऐसी एक टाइम था जब मेरा लिखा सब कुछ याद रहता था मेरे को। हाँ, नहीं, इसमें आप कोई रैंडम भी बना सकते हैं, शेरो शायरी या एनीथिंग, है ना? नहीं, कोई याद आ जाएगी तो बोल दूंगा। हाँ, बड़ी इंटरेस्टिंग सी सिचुएशंस हैं। अगर आप लिफ्ट में नोरा फतेही के साथ फंस जाओ तो गाना गाओगे या कुछ फरमाओगे? नहीं, गाना भी नहीं गाऊंगा, फरमाऊंगा भी नहीं। मैं डांस करना चाहूंगा। ये अच्छा था, ये आपने कह के भी बहुत कुछ, ना कह के भी बहुत कुछ कह दिया। जब पेमेंट टाइम पे ना आए, गाओगे या फरमाओगे? ये मैं सच्ची बताऊं आपको, पहली बात तो मेरा पेमेंट कभी टाइम पे आता नहीं है, और उसका रीजन सबसे बड़ा मैं खुद ही हूँ। अच्छा। मैं मांगता भी नहीं हूँ। कुछ लोग हैं जिनको मैं बोलता हूँ यार मैं पेमेंट ये बोल, अदरवाइज मेरे को आ जाएगा, ठीक है। बहुत सारे गाने रिलीज हो चुके हैं, फिल्में आ चुकी है, पेमेंट नहीं आया, मैं मांगता भी नहीं, शायद इसीलिए नहीं आता है वो। जब प्रोड्यूसर्स कहें कि हमारा बजट कम है, बजट कम है तो मैं कर लेता हूँ, क्योंकि क्या होता है कि मेरा एक शेर है
कि दोनों ही काम ज़रूरी हैं, तभी तो है ये आराम। छोटे कामों से घर चलता है, बड़े कामों से नाम। अरे क्या बात है, तालियां हो गई। बहुत बढ़िया। अगर आपको कोई फिल्म में एक्टिंग करने का मौका दे तो मैं मौका गंवाना चाहूँगा। एपिक। तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं एक्टर नहीं बन सकता। अगर आपको एक दिन का चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए तो सबसे पहला बदलाव क्या करेंगे? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। मुझे ना 2 चीज़ों से प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इन द सेंस कि मुझे लगता है कि आपका डेवलपमेंट की धज्जियाँ तब उड़ जाती हैं जब आपको सड़क पे डॉग्स दिखते हैं और बैगर्स दिखते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो डॉग्स हो गए या जो भी पेट्स हैं, पेट्स तो खैर वो हो जाते हैं बाद में जब हम लोग अडॉप्ट कर लेते हैं, तो जितने भी जीव हैं, जंतु हैं, तो इन सब के लिए एक घर होना चाहिए, एक जगह होनी चाहिए जहाँ पे ये आराम से अपनी दुनिया में जिए, क्योंकि ये इनकी लाइफ नहीं यार। कभी भी आप देखोगे कोई बेचारा किसी रोड पे आ गया, कोई किधर आ गया, इनके पास खाना तक नहीं होता यार। तो मुझे ये लगता है एक चेंज ये बहुत ज़रूरी है होना, कि इन सब के पास में एक शेल्टर होना चाहिए, खाना होना चाहिए, इनके पूरा एक सिस्टम होना चाहिए इनके लिए। और ऐसे ज़बरदस्ती ले जाके बंद नहीं कर दो यार, इनके लिए खुली एक जगह होनी चाहिए जहाँ सिर्फ ये हो, है ना। दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि ये जितने भी आप बैगर्स देखते हैं ना, मैं बैगर्स के खिलाफ नहीं हूँ, मैं इस सिस्टम के खिलाफ। मुझे हमेशा लगता है कि क्यों ना एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि जिससे, जैसे हमने सुना है कि लघु उद्योग जो होते हैं, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो होती है, इन सबको उठा के लेके जाओ, क्योंकि ये क्यों है भिखारी? इनके पास खाना नहीं है। अगर इफ वो इसलिए भिखारी है कि उनके पास खाना नहीं है, जगह नहीं है, ठीक है ना, आप ऐसी फैक्ट्रीज खोलो, ऐसे काम जो हथकरघा होता है, हाथ की बनी हुई चीज़ें होती हैं, उनमें इनको ले जाके डालो, इनसे मेहनत करवाओ, और उस मेहनत का उनको पैसा दो, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपका जो इंडियन क्राफ्ट है वो बढ़ेगा, समझ रहे हो आप, उनको काम मिलेगा। बट क्या है कि आधे से ज़्यादा जो बैगर्स हैं पूरे गैंग चलाते हैं। बिल्कुल सही बात है ना। तो जेन्युइनली जो लोग हैं, अगर आप जेन्युइन समझोगे तो वो अपने आप आ जाएंगे, और जो नहीं है वो छोड़ के भाग जाएंगे। तो आप समझो ना, आप बॉम्बे में हो यार, इतना बड़ा शहर है, आप इतना डेवलपमेंट है, सब चीज़ें हैं, आप जैसे निकलोगे यार बैगर्स घूम रहे हैं, गाड़ियों को नॉक कर रहे हैं। वो चीज़ एक सिस्टम अगर बनेगा तो मेरे को लगता है कि उससे आपके कंट्री की गलत इमेज जाती है। ये मुझे बहुत सही बात लगी है आपकी। आई थिंक बहुत लोगों को इसके बारे में अवेयर होना चाहिए, बिकॉज हर जगह हम सिंपैथी के साथ काम नहीं कर सकते। करेक्ट, एक सिस्टम के साथ करोगे ना तो आधे लोग तो मजबूर है भी नहीं जो कर रहे हैं। तो जिनको सच में जरूरत है वो लोग आपको वहां मिलेंगे, बाकी अपना अपना देख लेंगे यार। बैन कर दो इन चीजों को, बैन करके उनको बोलो कि भाई अगर आप भीख मांगनी पड़ रही है तो हमारे पास आपके लिए काम है, हमारे पास आपके लिए व्यवस्था है पूरी, आप काम करो, आपको पैसा मिलेगा, हम देते हैं आपको नौकरी। अब नेक्स्ट, जितने भी एस्पायरिंग सिंगर हैं, म्यूजिशियंस हैं, उनके लिए आप क्या गाना चाहोगे या फरमाना चाहोगे? देखो, छोटे छोटे शहरों से लोग आते हैं ज्यादातर, क्योंकि अभाव में जो प्रभाव होता है ना वो नहीं होता और भी कहीं। क्या बात है, समझ में प्रभाव। हाँ, तो जो लोग आते हैं शहरों से, बॉम्बे आके उनको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर देता है, वो गलत चीज़ों में पड़ जाते हैं, वो भूल जाते हैं कि यार पीछे कौन है, हमारे बेचारे माँ बाप ऐसे। तो कहने का मतलब ये कि जब आप आओ शहर में तो सफ़र की चीज़ों में ज़रा औकात भी साथ रख लेना। क्या बात है, क्या बात। जब गुरूर आएगा तब काम आएगी। ओहो, भूल जाते हैं ना लोग इधर आके, उनको लगता है कि नशा ही ज़िंदगी है, उनको लगता है कि शोबाजी करना ही ज़िंदगी है। वो भूल जाते हैं कि पीछे उनके कौन है जो उनकी वजह से रात रात भर जगते हैं, चिंता रहती है। तो यहाँ के 90% लोगों की हालत यही है। मैंने अपने आप को हमेशा इन चीज़ों से दूर रखा, क्योंकि मुझे पता था कि पीछे कोई है, उनके लिए जगना पड़ेगा, मैं जगूंगा तब वो सोएंगे। आई थिंक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही है, विच आई एम श्योर ऑल दी इंस्पायरिंग आर्टिस्ट शुड डेफिनेटली लिसन टू। और ऑन दैट नोट कुणाल, आई थिंक बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने फरमाया है, तो तालियां हो जाए कुणाल वर्मा के लिए। थैंक यू सो मच कुणाल फॉर बीइंग पार्ट ऑफ अ शो सितारे मस्ती में। और बड़े बड़े सितारों की बड़ी बड़ी फिल्मों के पीछे के जो गाने हैं, उनकी लिखावट यहाँ से होती है, इन हाथों से होती है। आप चूमना चाहें तो वर्चुअली चूम सकते हैं। ऑफिशियली राइट किसी और का है इस पे वैसे तो, aakhiripasta.com। बट थैंक यू सो मच कुणाल फॉर बीइंग हियर। बहुत मज़ा आया यार, मतलब नेचुरल था एकदम, और इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें आपने मेरे से पूछी और मैं दिल खोल के बोल पाया, तो ये डेफिनेटली मेरा वन ऑफ द बेस्ट
इंटरव्यू था। थैंक यू कुणाल, sure. मीन्स अ लॉट। आई थिंक एक जब इतना मंझा हुआ कलाकार लिरिसिस्ट ये बात बोले, इट रियली मीन्स अ लॉट। और सच बताऊं तो मुझे लगता है कि अभी मेरा दिल भरा नहीं है। इसका मतलब ये है कि सीक्वल भी हैं इस एपिसोड के आने वाले समय में, और जिस तरह की आपकी जर्नी रही है मुझे लगता है कि सीक्वल नहीं पूरा सीजन होंगे इसके। सो लुक फॉरवर्ड। बहुत मजा। ऑन दैट नोट मैं आपको मिलूंगा अगले एपिसोड में, मगर जाने से पहले एक मस्ती सेल्फी बनती है विद फाइनेस्ट म्यूजिशियंस ऑफ इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री।